हम यहाँ से देख सकते हैं डैम से पानी आ रहा है पाइप के थ्रू, जो कि टरबाइन पे गिर रहा है और उसको रोटेट कर रहा है। ये टरबाइन हम School actually situated in the rural area, but we are very progressive. We have already implemented the English in our school environment, and we are always providing and focusing on the spoken of the English. करती है बाहर से। उसके बाद है डेंड्राइट्स लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। ये से हेयर लाइक स्ट्रक्चर देते हैं। कि मुझे डायरेक्टर से मिलना है या मैनेजर से मिलना है, ऐसा कभी नहीं होता है। हम बच्चे तक पहुंचते हैं, हर बच्चा हमारे तक पहुंचता है और हर बच्चा अपनी कंप्लेंट को बताने में कभी भी फील नहीं करता है। वो हर अब भारत 2030 में ऐसा होगा कि मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो आने वाले टाइम में 2030 तक तीसरे नंबर पे संसार में आ जाएगी। सौरभ 855 वाला 855 वाला बिल्कुल। में जैसे अब छोटे लेवल पे है, फ्यूचर में हम इसको बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे फायर ब्रिगेड आती है, वो आग को बुझा के चली जाती है, तो जो धुआं रह जाता है वो धुएं को ये बाहर निकाल सकती है। ये बड़े जी हाँ, नमस्कार सभी को। मैं संदीप भारद्वाज। फिलहाल इस टाइम आ रहे हैं गांव गोइया में सर छोटू राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल। स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स ने अलग अलग तरह के मॉडल बनाए हैं। किस तरह के मॉडल है, पेरेंट्स भी आए हैं, पेरेंट्स से भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और साथ में टीचर है उनसे पूछने का प्रयास करेंगे। ये तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हमारे साथ है। स्टूडेंट से हम सब कुछ पूछेंगे ये किस प्रकार के यहाँ पर आज मॉडल्स तैयार किए गए हैं। तो हमारे साथ स्टूडेंट है, क्या नाम आपका? शगुन। इन विच क्लास? आई एम इन 10th क्लास। 10th क्लास में हो। तो आप हमारे दर्शकों के लिए आज क्या दिखाएंगे, किस तरह का? हम यहाँ पे ब्लड ग्रुप की चेकिंग करेंगे लाइव। जी देखिए ब्लड ग्रुप चेक करेंगे किस प्रकार से होता है। तो आ जाइए कैमरामैन, दिखा रहे हैं, एक बार इनको दिखाइए एक बार किस प्रकार से कर रहे हैं। आप साथ साथ बोलते रहिए। पहले हम ब्लड का सैंपल लेंगे। इसके लिए हम ऐसे पिन मार के ब्लड निकालेंगे। नजदीक से दिखा रहे ये पिन और कौन लगा सकते हैं। और देखिए हम ऐसे 3 सैंपल लेंगे। अब जब इन 3 सैंपल्स के ऊपर हम 3 केमिकल डालेंगे जिनका नाम है एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी एंड एंटीबॉडी डी। ये एंटीबॉडी ए है, अच्छा। ये बी और ये डी। अब हम इनको ब्लड के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। पता लगाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। कितनी देर के बाद पता लग जाएगा? जी बस 1 मिनट के बाद। 1 मिनट। जी जी सर आप थोड़ा बताइए डिटेल में। सर ये हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट हैं। ये फ्यूचर में डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो उन चीज़ों से रिलेटेड हम इनको प्रैक्टिकल जानकारी दे रहे हैं। उन्हीं में से एक है कि हम बंदे को उसका ब्लड ग्रुप बता रहे हैं। ब्लड ग्रुप के लिए सर हमारे पास 3 टाइप के एंटीजन होते हैं, ए, बी एंड एक होता है पॉजिटिव एंटीजन, उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। तीनों के लिए डिफरेंट टाइप के हमारे पास एंटीबॉडीज़ हैं। उनको डालते हैं और उसके बाद है ना रिजल्ट आ जाता है। एक प्रोसेस होता है सर, बच्चे को सिखाना पड़ता है, ठीक है। उसी के हिसाब से आपके पास 2 मिनट के अंदर डाटा आ जाता है कि बंदे का ब्लड ग्रुप क्या है। अभी आई थिंक आ भी गया होगा कि तो क्या कुछ ब्लड ग्रुप रहा? ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव रहा है। तो ये क्या बिल्कुल सही है मात्र आपका ब्लड ग्रुप? आप कंफर्म करिए कि आपका ब्लड ग्रुप सही है। तो अब तक आप कितने बंदों का ब्लड ग्रुप चेक कर चुके हैं, बताइए सर को। ये 54th है सर। तो सबसे ज़्यादा किस ब्लड ग्रुप के हैं अभी तक? सर बी पॉजिटिव सबसे ज़्यादा है अभी तक, और सर सबसे कम O नेगेटिव है। एक और जो इन्फॉर्मेशन होती है जैसे O नेगेटिव के बारे में, वो उसको पता आपको कि जो ब्लड ग्रुप देते हैं और लेते हैं? जी सर जो O नेगेटिव ब्लड होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। इसका मतलब है कि वो मतलब सबको अपना जो ब्लड है वो दे सकता है। और जो AB पॉजिटिव होता है वो रिसीवर होता है, यानी कि वो किसी के भी ब्लड को रिसीव कर सकता है। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जी और एक RH फैक्टर होता है। उस मोंकी का नाम था रीशियस मोंकी। जैसे कि जो RH फैक्टर है उसी के ऊपर हमारे ब्लड का पॉजिटिव और नेगेटिव होना डिपेंड करता है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड पॉजिटिव होगा, और अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो हमारा ब्लड नेगेटिव होगा। ये माइक्रोस्कोप है सर। इसकी हेल्प से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं, जिनको हम अपनी सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, उनको इनसे देख सकते हैं। मैम हमारे साथ है, प्रिंसिपल मैम। सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे आज। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम शुभ नाम आपका? राज देशवाल। राज देशवाल। मैम आज जो आपने करार किस बेस पर है?
सर ये इट इज़ बेस्ड ऑन द क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट एक्चुअली। ये क्या लर्निंग बाय डूइंग है, साइंस प्रोजेक्ट था, साइंस एग्जीबिशन। बच्चे जब डेली पढ़ते रहते हैं, कैरिकुलम चलता रहता है एक रेगुलर बेसिस पे, तो बच्चे दे आर गेटिंग बोर इन द क्लासरूम। तो कुछ ऐसा था, कुछ इनोवेटिव लेके आए, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आए। तो क्रिएटिव आइडियाज़ को जनरेट किया गया है साइंस एग्जीबिशन के थ्रू। दे आर सो मैनी स्टूडेंट हु आर पार्टिसिपेटिंग द साइंस एग्जीबिशन एंड दे आर डूइंग वेल, सुपर फैंटाबुलस जॉब। तो आई एम वेरी हैप्पी। बच्चों की क्रिएटिविटी निकल के आई, बच्चों के अंदर जो कुछ भी वो नया कर सकते थे या कैसे भी कर सकते थे कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द मिनिमम रिसोर्सेज, सब कुछ इसमें निकल के आया है। बहुत अच्छे से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, एक कम से कम टाइम, जो भी मैंने बच्चों को कम टाइम दिया था उसमें बच्चों ने बहुत बेटर। देखने को मिला कि छोटे बच्चे भी इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर या एग्जैक्टली our school actually situated in the like rural area, but we are like very progressive. We have already implemented the English in our school environment and we are always providing and focusing on the spoken पे actually मैं काम कर रही हूँ। There are so many teachers who are also working on the English spoken। एक even हम लोगों ने एक टीम हायर की है अभी देहरादून से, एक सर हैं वो इंग्लिश स्पोकन के लिए हैं। तो यहाँ पे सारे बच्चे फ्लुएंट हो रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा आगे जाएं कि यहाँ पे कोई हो ही नहीं दूसरे स्कूल्स में, मतलब जो दूसरे स्कूल्स दे रहे हैं तो मैं चाहती हूँ कि उनसे मैं बहुत ज़्यादा बेटर इन्वायरमेंट को दे पाऊँ, और दे रहे हैं। वी आर ट्राइंग। फर्स्ट टाइम था मैम, ये पहले भी करा चुके हैं इस प्रकार के इवेंट्स? नो सर, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, दैट हैपन ऑलवेज। और जनरली ये एक्चुअली अभी कोरोना के बाद से थोड़ा सा गैप आया, तो ये प्रोग्राम कहीं से गॉड स्टक हो गया था। तो ये आफ्टर 2 years हो रहा है, रेगुलर बेसिस पे हम कराते हैं, लेकिन 2 years के गैप के बाद ये हुआ है। तो कई बार मुझसे इवन कई पेरेंट्स भी पूछ रहे थे कि मैम आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, बट दैट वाज नॉट द इनिशिएटिव दैट हैपनिंग ऑलवेज सिंस लाइक 4, 5, 7 years। तो पेरेंट्स का कहना है कि एग्जीबिशन के तौर पर स्कूल वाले, कुछ मोस्टली स्कूल वाले की चार्जेस करते हैं। नो सर, नॉट एट ऑल, नॉट फॉर द सिंगल पेनी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंस एग्जीबिशन एक्चुअली बच्चों का प्रोजेक्ट है, स्कूल से कोई लेना देना नहीं है। टीचर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, टीचर बताते हैं बच्चों को कि हाउ टू ऑपरेट द सिस्टम, हाउ टू ऑपरेट योर प्रोजेक्ट। स्कूल और मनी तो कहीं रिलेटेड ही नहीं है सर। स्कूल कैसे चार्ज करेगा इसके लिए? बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। अगर किसी ने आपसे बोला या कहीं से आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली है तो डेफिनेटली सब गलत है, ऐसा नहीं। क्रिएटिविटी किस प्रकार आती है स्टूडेंट के? Actually, sir, we have very qualified and very talented team. That's why it is happening. I have 6, 7 teachers of the science background and they are doing very well in their field actually. तो टीचर्स ने बच्चों को गाइड किया कि बच्चे आपको कैसे प्रोजेक्ट बनाना है। उन्होंने कुछ यूट्यूब की हेल्प ली, कुछ इंटरनेट की हेल्प ली, कुछ बच्चों ने गाइड किया, टीचर्स ने गाइड किया। तो ये मिला जुला एफर्ट्स है सर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि भाई मैं इसमें कहीं हेल्प कर सकती हूँ एक आध जगह, तो मेरे भी वहाँ पे एफर्ट्स थे। तो ये मिक्स एफर्ट्स थे। तो जब हमारे बहुत सारे माइंडसेट किसी एक एरिया पे या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे काम करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैम आप कब से इस लाइन में काम कर रहे हैं? सर आई हैव बीन वर्किंग हियर एज अ सिंस 2015 से मैं हूँ यहाँ पे हूँ। 2015 से मार्च में मैंने ज्वाइन किया था सर के साथ। मुझे ऑलमोस्ट 9-10 years हो चुके हैं और आई थिंक मेरे लिए से सूटेबल इन्वायरमेंट मुझे कहीं मिला नहीं। दैट्स व्हाई आई एम स्टिल कंटिन्यूस वर्किंग विद दिस स्कूल। दिस इज़ माई ओन स्कूल एक्चुअली एंड नॉट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग, बट ऑल्सो माई ऑल द स्टाफ मेंबर हैव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि दिस इज़ देयर ओन स्कूल। स्टडी में आपने आपकी तरफ से चेंजेस किए गए, अब इतने साल से आप यहाँ पर हो? स्टडी देखो जी, पहले सारी स्टडी एक्चुअली मैनुअल हुआ करती थी, टीचर बेस्ड एजुकेशन थी और जो भी टीचर आपको डिक्टेट करता था ब्लैक बोर्ड पे आप सारा वही पढ़ाते थे। लेकिन अब जैसे अकॉर्डिंग टू NEP इम्प्लीमेंट होने वाला है नेक्स्ट ईयर, या मैंने भी देखा कि बच्चों को आप सब कुछ ऑन सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे डिक्टेट करके नहीं पढ़ा सकते हो। तो अब मैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग बच्चों से कराना शुरू कर दी है, स्मार्ट क्लास लगवा दी हैं। तो बच्चों को जहाँ मुझे लगता है कि भाई आप डिक्टेशन के थ्रू नहीं करवा सकते, सिर्फ एक ब्लैक बोर्ड और आप मार्कर यूज़ करके नहीं करवा सकते, तो अब मैंने प्रोजेक्ट ले आई मैं बच्चों के लिए। स्मार्ट लर्निंग मैंने शुरू कर दी, क्लासेस स्मार्ट क्लास डेवलप करवा दी। तो जब बच्चों को मुझे लगता है पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो रही है तो उनको फिर हम स्मार्ट क्लासेस के थ्रू स्टडी देते हैं। कंपैरिजन करें तो आपका स्कूल बेटर किस बेस पे है? मैं तो सर किसी स्कूल के साथ कंपेरिजन ही नहीं करती। हम करें जी, अगर पेरेंट्स करें तो हाँ, मैं आई हैव सो मैनी पॉइंट्स सर। मैं कह सकती हूँ कि मेरा स्कूल बहुत बेटर है। वी प्रोवाइड टू मच गुड कैरिकुलम टू द स्टूडेंट। हमारा डिसिप्लिन सबसे अच्छा है, कैरिकुलम हमारा बहुत अच्छा है। मेरे पास एक वेल क्वालिफाइड एक बहुत अच्छे टीचर्स की टीम है। हमारे पास इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं, स्मार्ट क्लास फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं तो कहीं कंपैरिजन कर ही नहीं सकती ना सर मेरे स्कूल का। हमारे पास क्लास नर्सरी टू 12th है। जी, 12th। कितनी है स्टूडेंट्स की? 1000+।
बहुत पुराना स्कूल है. वी हैव स्टार्टेड दिस स्कूल सिंस 2006 एक्चुअली. तो इस एरिया में इस स्कूल को नियर अबाउट 20 ईयर्स होने वाले हैं. तो दिस इज़ द वेरी ओल्ड स्कूल एंड वी आर ग्रोइंग डे बाई डे. होप्स हो कि हम 2-3 साल आने वाले 2-3 सालों में बहुत भी और कुछ अच्छा कर पाएँ जी. तो कैमरामैन जल्दी फोकस। और यहाँ पर वाटर पोल्यूशन के ऊपर इन्होंने मॉडल बनाया है। स्टूडेंट से हम पूरी बातचीत करेंगे। क्या नाम है स्टूडेंट आपका? गौरव, क्लास +1. शेखर, क्लास +1 मेडिकल. +1 मेडिकल स्टूडेंट से ये तो इन्होंने ये मॉडल बना रखा है। किस बेस पर बना रखा है और क्या ये काम आता है, आप बताइए थोड़ा इसके बारे में। जैसे नदियों में पीछे से अच्छा पानी आता है पर्वतों से, लेकिन आगे जाकर वो पानी दूषित हो जाता है. इसके कारण है बिल्डिंगों से गंदा पानी नदियों में मिल जाता है, फैक्ट्रियों से गंदा पानी वो भी नदियों में मिल जाता है, जिससे जल दूषित हो जाता है, जिससे नदी बहुत गंदी हो जाती है. अगर हम चाहें तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी कर सकते हैं. जैसे किस प्रकार? रसायनों का कम से कम प्रयोग करना और नदियों का समय पर साफ करना, और जो खेत नदियों के सहारे होते हैं उनमें जैविक खाद का प्रयोग करके इससे इसका सोल्यूशन हो सकता है. तो आप ये करके दिखाइए थोड़ा सा एक बार कैमरा में। जो पीछे रिवर में पानी आवे है, मतलब साफ पानी उनमें पहाड़ों में आवे है, वो आवे साफ हुए है. फैक्ट्रिया में मतलब खराब पानी मिक्स होकर आगे सारा पानी खराब हो जाए है, तो यो वाटर पोल्यूशन हो जाए. मतलब जो साफ पानी है पहाड़ों में आवे सब वो पानी खराब हो जाए. मतलब खराब पानी साफ होगा या खराब भी होगा? खराब हो जाए पानी, साफ पानी खराब हो जाए. साफ पानी खराब हो जाए. अच्छा, उसके बाद है तो दिखा रहे हैं उन्होंने पूरा मॉडल से। क्या नाम आपका? शेखर. गौरव, +1 के स्टूडेंट है, +1 मेडिकल के स्टूडेंट है ये. सर से और बातचीत करेंगे. सर आज के आर्ट और साइंस का आई exhibition माई था। सेल्फ मास्टर सोमबीर, डायरेक्टर ऑफ द सर छोटू राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोइया जींद. एक्चुअल में हम 3 से 4 संस्थाएं हम रन कर रहे हैं, जिसमें हमारी दिल्ली में भी 2 संस्थाएं हैं, द देव सीनियर सेकेंडरी स्कूल और मिनरवा एकेडमी स्कूल. और ये हमारी ग्रामीण क्षेत्र की एक जो संस्था है. तो जिस तरीके से हमारे जो प्रिंसिपल राज देशवाल मैम हैं और इनकी जो टीम गीता मैम है, और हमारे जो साइंस के टीचर सोम सर हैं, देवेंद्र सर हैं, धर्मपाल सर हैं, मोहित सर हैं, मतलब जो टीम हमारी यहाँ नर्सरी क्लास के टीचर से लेके और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीजीटी टीचर और हमारी जो प्रिंसिपल मैम है, जिस तरीके से एक टीम में काम कर रही है. सबसे बड़ा क्या होता है, कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी तब जाके उसको सक्सेस मिलती है जब उसके जो एम्प्लॉय हैं अगर वो एक यूनिटी में और टीम में काम करते हैं. टीम वर्क होता है ये. तो हमारा हर टीचर जिस तरह से कैंपस में इंग्लिश स्पोकन करता है, बच्चों के साथ इंग्लिश स्पीकिंग रखता है या एक शुद्ध जो भाषा यूज़ करता है, और हर उस एक्टिविटी के लिए, उस क्रिएटिविटी के लिए बच्चों के साथ बिल्कुल एक फ्रेंड सर्कल की तरह काम करता है. यहाँ तक प्ले मेथड से पढ़ाया जाता है, टीचिंग मेथड है. और आज आपने देखा भी होगा कि जिस तरीके से आज हमारा ये साइंस एग्जीबिशन मैम ने कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आप, बच्चों के साथ भी अब घुल मिल के डांस कर रहे थे उनके साथ, तो ऐसी भी कोई वो नहीं है? ये आई एम नॉट ए मैनेजिंग डायरेक्टर, आई एम द कलीग्स ऑफ माई स्टाफ्स, आई एम द फ्रेंड ऑफ माई स्टूडेंट्स. हम जिस भी संस्था में बच्चों के साथ होते हैं बिल्कुल हम एक दोस्त की तरह होते हैं. हमारे पास आने के लिए ना तो कोई टीचर ना कोई बच्चा कि मुझे डायरेक्टर से मिलना है या मैनेजर से मिलना है, ऐसा कभी नहीं होता है. हम बच्चे तक पहुंचते हैं, हर बच्चा हमारे तक पहुंचता है, और हर बच्चा अपनी कंप्लेंट को बताने में कभी भी फील नहीं करता है. वो हर टाइम हमारे साथ होता है. और जिस तरीके से आज मैम ने ये क्रिएटिविटी कराई है साइंस एग्जीबिशन, साइंस का मतलब ही क्या है, करके सीखना. मतलब बच्चे को प्रैक्टिकल रूप से आना, ताकि बच्चा उससे इनोवेटिव हो सके, उससे बच्चा एक नई नई जो चीज़ें हैं वो पैदा कर उसको बनाना सीख सके और नए कोई भी खोज कर सके. तो आज मैंने अपने बच्चे को देखा कि यहाँ मैंने ये देखा कि एक 4th क्लास का बच्चा, एक 3rd क्लास का बच्चा, एक 11th क्लास का बच्चा जिस तरीके से अपने मॉडल्स को लेके, मॉडल्स बनाना ईजी है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन करना, उसके बारे में बताना, उसका मोटो क्या है, उसको क्यों बनाया गया है, इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, जो इतनी सारी चीज़ें बच्चों ने एक्सप्लेन की अपने एक पेरेंट्स के सामने, हर उस टीम के सामने, हर उस इंसान के सामने. तो आई एम रियली वेरी हैप्पी. मतलब मैं कि अगर कहा जाता है कि एजुकेशन के नाम पे बहुत बड़ी लूट होती है सर प्राइवेट स्कूल, सर मैं सिर्फ अपनी संस्था के बारे में इतना कहना चाहता हूँ. सर मेरी ग्रामीण क्षेत्र की जो ये संस्था है और जो पेरेंट्स मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं कई बार तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पेरेंट्स फीस देते नहीं है ग्रामीण क्षेत्र में. मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा हर एक पेरेंट्स जो उससे वो हमसे बोल देता है कि सर मैं यहाँ 200 कम दूंगा या मैं कम दे पाऊँगा, लेकिन मेरा एक भी पेरेंट्स ऐसा नहीं है जो स्कूल को कोऑपरेट नहीं करता है. और मतलब रही मेरे स्कूल की बात, तो हम एक्स्ट्रा, आप खुद भी अगर कभी किसी को भेजेंगे या चेक कराएंगे तो कोकरी एक्टिविटी के नाम पे या फिर एक्स्ट्रा साइंस एग्जीबिशन के नाम पे या स्पोर्ट्स फीस के नाम पे हम कोई एक्स्ट्रा पैसा
नहीं लेते हैं और हर वो चीज़ प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जो, अगर मैं आपसे एक बात करें, अगर ये कैंपस अगर मेरे पास दिल्ली में है, अगर किसी के पास भी दिल्ली में होता है तो वो बहुत बड़े लेवल पे उसका होता है, लेकिन जो ये ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का कैंपस यहाँ मिला हुआ है पेरेंट्स को, तो मैं तो कहता हूँ एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए कि इस तरह के कैंपस में 7 एकड़ के कैंपस में बच्चे को पढ़ाना और बच्चे को उसके लिए आगे आने वाले जीवन में सफल बनाना, ये अपॉर्चुनिटी ग्रामीण क्षेत्र में मिलना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने ग्रामीण क्षेत्र के सभी पेरेंट्स से, आसपास के क्षेत्र के लोगों से कि प्लीज़ आप राज देशवाल मैम की टीम के साथ अपने बच्चों को आप भेजें और मैं आपको लिख कर भी दे सकता हूँ कि आपका बच्चा 100% आपके जीवन में सफल होगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट्स हैं, इनसे और पूछेंगे कि ये किस प्रकार से मॉडल ये तैयार कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या नाम आपका? माय नेम इज़ शिवानी, इन विच क्लास? क्लास 9th। क्लास 9th। आपका? दीप्ति। आपका? सभी एक ही मॉडल्स के या अलग अलग? अलग अलग के। अच्छा, अलग अलग है। आपका किस प्रकार का मॉडल? डे नाइट प्रोजेक्ट है। इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन है। डे नाइट इज द फॉर्म ड्यू टू द अर्थ रोटेशन। थोड़ा ये दिखांदा रही साथ साथ। अर्थ रोटेशन इज द अराउंड इज एक्सिस एंड अर्थ टेक्स 24 आवर्स कंप्लीट वन रोटेशन एंड अर्थ इज अ स्फीयर गोल। थोड़ा आप हिंदी में हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ये किस काम आता है और इसकी क्या कुछ बेनिफिट है। जो रात दिन को जो फॉर्म ड्यू मतलब इसमें बताया जाता है कि 24 घंटे में एक रोटेशन कंप्लीट करती है एंड इसे गोलाकार की होती है। इसे रोटेशन ये जो पृथ्वी है वो एक्सिस पे गोल गोल घूमती है अपनी। माई प्रोजेक्ट नेम इज़ वाटर प्योरिफिकेशन। इसमें हम गंदे पानी को साफ़ कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर नीचे टिशू की जगह हम कॉटन भी ले सकते हैं, फिर उसके ऊपर थोड़ी ही मिट्टी, फिर कोयले और पत्थर लिए हमने, जिससे पानी फिल्टरलाइज होकर यहाँ पर आ जाएगा। पानी साफ करने के लिए आप कौन सी क्लास में हो? 9th क्लास में। तो और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनका क्या कुछ प्रोजेक्ट है और सब कुछ हम पूछेंगे। स्टूडेंट्स, क्या नाम आपका? हरविंदर। इन विच क्लास? 9th क्लास हो। आपका? सिमरन। आपका साथ में एक ही है? साथ में। अच्छा, आपका क्या कुछ है ये एक्सप्लेन कीजिए। हमारा माई प्रोजेक्ट नेम इज़ हेमोडायलिसिस। हेमोडायलिसिस एक सर्जरी के रूप में एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो खराब किडनी समारोह वाले व्यक्ति की सहायता करती है। किडनी प्यूरिफिकेशन, किडनी के साफ करने की प्रक्रिया बता रहे हैं। तो हमारे दर्शकों के लिए और भी साथ में थोड़ा आप एक्सप्लेन करके दिखा सकते हैं किस प्रकार से ये होता है। इस प्रक्रिया में सारे रक्त को एक बार मशीन में डालकर उसको कुछ समय के बाद साफ रक्त निकालती है वो प्रक्रिया। इस प्रक्रिया में 4 दिन हमारे पास डायलिसिस होते हैं। इस प्रक्रिया में हम रक्त को ट्यूबों के सहारे से निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल ये करके दिखा रहे इस प्रकार से। मैं आप इसी फील्ड में जाना चाहेंगे आगे? यस। मेडिकल लाइन में जाना चाहोगे? यस। तो और स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। स्टूडेंट्स, क्या नाम आपका? तन्नू। क्लास क्या? 9th क्लास। सभी की? हाँ जी सर। नाम क्या? रूबी। सुजल। आपका यही है प्रोजेक्ट सभी का? यस सर। तो क्या कुछ है आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, एक्सप्लेन। सर, ये एक भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी से की सतह से 36,000 किलोमीटर और 22,300 मील्स की ऊंचाई पर स्थित है, जो पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाता है। इसके उपयोग है जैसे संचार करना और भी बहुत सारे उपयोग हैं जो इसके लिए बहुत उपयोग। आप बता दें। और ये एक चक्कर पूरे 24 घंटे में लगाती है और यह वेस्ट टू ईस्ट के ऊपर रिवॉल्व करती है और इसमें हमें मौसम का पुनर्निर्माण, संचार और आपदा के पुनर्बंधन भी पता लगता है। मोस्टली अर्थ के बारे में जानकारी दे रहे हैं आप। इसके यूजेस हैं वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट कंट्रोल और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं और इसका टाइम पीरियड है 24 आवर्स। थैंक यू। स्टार्ट। रश्मि सर। माय नेम इज़ दीपिका। क्लास? 9th सर। 9th क्लास। आपके जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में क्या बताओगे आप? सर, हमने ड्रिप इरिगेशन पे एक वर्किंग मॉडल तैयार किया है। जैसे ये एक वेल है। आगे जी कैमरामैन साथ साथ दिखाता रहिए। जैसे एक वेल है, वेल से जो पानी वो डायरेक्टली टैंक में जाता है और टैंक से पानी हमारे खेतों में जाता है। जो ये पानी है वो डायरेक्टली हमारे प्लांट्स के जो रूट जोन में जाता है, जिससे पानी की वेस्टेज नहीं होती। अच्छा। और जो एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह उग जाते हैं खेतों में, वो भी नहीं उगते। अच्छा, जो मतलब खेतों में यूज़ होता है जो भी अपना जो एक्स्ट्रा पानी है, इनकी बहुत बढ़िया पहल है। और कुछ बताओगे आप? सर बस यही था। क्या नाम आपका? नेहा। यशु। क्लास? 9th।
मोस्टली 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपका क्या कुछ मॉडल है प्रोजेक्ट, इसके बारे में बताओगे? ये एक आई मॉडल है जिसे हम ये देखते हैं कि कैसे हम देख के कोई इमेज हमारे दिमाग में कैसे छपती है। अच्छा। इसके बारे में है, जैसे कि ये हमारी आई होगी, ये कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा ब्रेन है। आगे कोई भी वर्ड या कोई भी शख्स होगा तो ये उसे देखेगा, फिर कनेक्टिव टिश्यू से वो ब्रेन में आएगा, तो ब्रेन में जो इमेज छपेगी ना, तो वो इमेज हमें फिर हमें बताती है कि क्या चीज़ है। अच्छा। तो यही है हमारा प्रोजेक्ट। अच्छा, आप थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। इसमें ये जो भी देखेगा वो हमारी इमेज बनेगी और फिर हमें उससे पता चलेगा कि हमारे सामने है क्या। अच्छा। स्टूडेंट्स, क्या नाम आपका? Sir, my name is Naveen. क्लास? I am from 9th class. My name is Prep Kiran. I am from 9th standard. आपका एक ही मॉडल है? My name is हमारे Meenakshi. I am ये from 9th अलग-अलग standard. हैं, अलग-अलग। तो आपका क्या कुछ है, ये बताइए। Sir, हमारा पोली हाउस का मॉडल है। A poly house is a specialized structure that is made from a transparent material that utilize the climate condition for the growth of different plants and other farming needs. थोड़ा हमारे जो दर्शक है वो थोड़ा इंग्लिश भी नहीं जानते, आधी जानते होंगे, तो हिंदी में बता दीजिए और थोड़ा और। तो पोली हाउस एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ होता है। ये अलग अलग प्रकार की फसलों को अलग अलग मौसम में उगाने में हमारी सहायता करता है। बिल्कुल, थोड़ा जूम करके भी दिखाना रहे हो साथ साथ। आपका क्या कुछ है? हमारा न्यूरॉन है, ये हमारे ब्रेन को सिग्नल देता है, इंडिकेशन देता है कि कब हमें कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है, हाउ वी हैव टू वर्क। इसके कुछ पार्ट्स हमने यहाँ पे इंडिकेट किए हुए हैं कि ये कैसे कैसे वर्क करेंगे। मिलेनिन शीट से हम स्टार्टिंग करते हैं, ये होती है बाहरी परत जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अच्छा। ये इसे कवर करती है बाहर से। उसके बाद है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ये इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देते हैं। उसके बाद आती है एक्सॉन। एक्सॉन एक थिन रॉड है बीच में जिसके अंदर से जो मैसेज है वो फ्लो करता है। उसके बाद है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो है हमारा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। उसके बाद है सेल बॉडी। सेल बॉडी न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है, बाहर से कवर करती है। उसके बाद आते हैं शेवान सेल्स। शेवान सेल्स हमारी जो बाहरी परत को बनने में हेल्प करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने में हेल्प करते हैं। एंड एट द लास्ट वी कम टू एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल लास्ट में प्रेजेंट होते हैं जो कि दूसरी सेल से कनेक्टेड होते हैं और हमें पता चलता है कैसे फंक्शन परफॉर्म करना है, आगे आगे मैसेज को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। थैंक यू। न्यूरॉन के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी से जानकारी दी है। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स, क्या नाम है आपका? My name is मोनिका शर्मा. क्लास? 9th क्लास में हूँ। आपका क्या कुछ मॉडल्स है और क्या प्रोजेक्ट है? हमने कबड्डी प्रोजेक्ट बनाया है। इसके बारे में हम बताना चाहेंगे तो इसमें 12 खिलाड़ी होते हैं और 7 तो इसमें खेलते हैं और 5 इसमें 7 ज़्यादा बताते रहिए आप, मतलब इसके साथ। इसमें 7 तो खेलते हैं और 5 रिजर्व में बैठते हैं। अच्छा। ये इसका उद्घाटन तमिलनाडु से हुआ है और इसका राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश है। अच्छा। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश है। इसमें सेंटर लाइन होती है ये 300 मीटर की, इसमें चौड़ाई होती है 8 मीटर की, लंबाई होती है 12 मीटर की। इसमें एक बोनस लाइन होती है। हाँ, बिल्कुल। तो फुल कबड्डी के बारे में है आप, ये देखिए। सो कबड्डी आप देखते हैं, कबड्डी के बारे में फुल एक्सप्लेन इस लड़की ने बहुत अच्छे से बताया। क्या नाम था आपका? मोनिका। चलो ठीक। स्टूडेंट्स, क्या नाम आपका? माय नेम इज़ पलक। आई डिड इन 9th स्टैंडर्ड। 9th स्टैंडर्ड। आपका बताइए क्या कुछ है? हमने ये बनाया कि भारत 2030 में कैसा होगा आने वाले टाइम में। अब भारत 2030 में ऐसा होगा कि मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो आने वाले टाइम में 2030 तक तीसरे नंबर पे संसार में आ जाएगी। और जो भारत की रक्षा मतलब कि रक्षा क्षेत्र है उसमें भी भारत मतलब कि आगे बढ़ेगा और अंतरिक्ष क्षेत्र में भी। और मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है ना, वो 3 वर्षों के बाद मतलब कि ऐसा लगता है कि वो सबसे अच्छी प्रमुख मतलब कि सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी भारत की। और मतलब कि जो हमें जो रक्षा के मतलब कि हमारे हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, वो मतलब कि अब भारत इंपोर्ट कम करेगा, मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा। हाँ, आने वाले टाइम में मतलब कि एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा भारत। और मतलब कि जो अलग अलग चीज़ें हैं, मतलब कि जो अलग चीज़ें और भी हैं, वो भी भारत एक्सपोर्ट करेगा। मतलब कि भारत में हर एक चीज़ बनेगी। हाँ, ये मेरा मॉडल है। ये किस प्रकार से कार वगैरह बना रखी है आपने? ये किस मकसद कैसे बना रखी है? हमने ये दिखा रखी मतलब कि आने वाले टाइम में जो भारत है वो मतलब कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होंगी भारत में। हर तरफ रोड ही रोड होंगे, मतलब कि शॉप्स की एक तरफ ये दिखा दे। बिल्कुल, ये देखिए शॉप्स बना रखी है, बुक शॉप है, मेडिसिन स्टोर है। और ये किस चीज़ का है? शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और ये मतलब कि वो है कि 2030 में इस प्रकार से होगा इंडिया।
ये बहुत अच्छी सी जानकारी दी इस लड़की ने। क्या नाम आपका? पलक। पलक ने बहुत अच्छी सी जानकारी दी और उस मॉडल का बहुत, और दर्शकों जरूर कमेंट में साथ साथ बताते रहिए कि किसका मॉडल बहुत अच्छा था और इनकी प्रशंसा भी जरूरी है करनी। नेक्स्ट है जो यहाँ पर स्टूडेंट हमारे साथ है। क्या नाम स्टूडेंट आपका? हर्ष इन 9th क्लास। 9th क्लास। अंकुश इन 10th क्लास। अच्छा, तुम दोनों का है ये? हाँ। क्या कुछ है आपका? ये एक डैम प्रोजेक्ट है, जैसे उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश जैसे क्षेत्र है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पर डैम बिल्ड किए जाते हैं। अच्छा। और डैम बिल्ड करने का मेन रीजन इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सेवनेस है। अच्छा। इससे क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट में कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं होती है इससे, डैम से। और डैम में जैसे कि पानी स्टोर किया जाता है बारिश का, और जब पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उस समय डैम गेट हैं वो खोल दिए जाते हैं और इसका पानी नदी, नहरों और रजवायों से घर तक पहुंचा जाता है। और ये इसमें तो आपने जो ये बना रखा है ना, तो थोड़ा सा आप करके दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से है, मतलब ये आई एम सॉरी फॉर दिस बिकॉज इधर लाइट का कनेक्शन लाइट नहीं की है। व्यवस्था ये लाइट के कारण चलेगा तो ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन ये बता रहे बहुत अच्छे से। कुछ रह गया? और इससे टरबाइन सिस्टम भी है इसमें, टरबाइन से इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है डैम में। अच्छा। हाँ। डैम से क्या कुछ बेनिफिट आपने बताया? तो इलेक्ट्रिसिटी होती है और इससे क्या होता है कि हमारे जो नेचर में कोई हार्मफुल बैक्टीरियाज नहीं फैलते हैं, और काफ़ी अच्छा जो आइडिया है ये। और अब तो भारत में काफ़ी ज़्यादा डैम भी हो गए हैं। भारत का सबसे बड़ा डैम हीराकुंड डैम है, और जो भारत, हाँ, उड़ीसा में है। हीराकुंड जो डैम इन्होंने बताया, बांध हिंदी में कहते हैं, तो उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है स्टूडेंट ने। क्या नाम आपका? हर्ष। अंकुश। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग। क्या नाम आपका? अमित। अमित। क्लास? 9th। 9th क्लास। सुमित 9th क्लास। 9th क्लास। अभिषेक 9th क्लास। आपका तीनों का ये साथ में है? यस अच्छा, सर। तो एक एक करके बताइए आप किस प्रकार के मॉडल है और क्या काम आता है? वाइंड मिल है सर ये। जब वाइंड मिल, जैसे कि आप देख रहे हैं सर, बढ़ती पवन चक्की। हिंदी में पवन चक्की और वाइंड मिल। चलो ये बताओ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए वाइंड मिल, बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए भविष्य में बिजली हमारे सामने संकट के रूप में आएगी सर। मतलब बिजली की खपत ज़्यादा हो रही है, बिजली उस टाइम पे बचे नहीं गई आने वाले भविष्य में, तो उसके लिए पवन चक्की का है। तो किस प्रकार से काम करता है ये थोड़ा बताइए। पवन चक्की सर, अब तो हमने सर बैटरी के साथ प्रयोग किया है। अच्छा। जब हम इसको बड़े तरीके से लगाएंगे तो इसके ऊपरी भाग पर तो सिलेंडर लगा होगा 20 से 30 फुट लंबे और 3 से 4 फुट चौड़े पंखे लगाए जाएंगे, जो हमारी पर्यावरण में बहती हुई हवा उनके टकराव से इसके पंखे चलने लगेंगे और बिजली उत्पन्न होगी। जनरेटर के द्वारा बिजली उत्पन्न होगी। देखिए किस प्रकार से अगर ये पंखा है, रोटेट होता है तो उसके बिजली उत्पन्न होती है, इसके अंदर लाइट चले जाएगी। तो देखिए बहुत बढ़िया ऐसे लड़के ने बताया, आप भी बताओ थोड़ा थोड़ा। ये वाइंड मिल है, इसका प्रयोग हम बिजली बनाने के लिए करते हैं। द यूज इन द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जनरेटर एंड इसका द फर्स्ट वाइंड मिल इज डिस्कवर इन 1854 बाय डालियन हेलाडे। और ये राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु में लगाए, सबसे ज़्यादा उपयोग इनका वहाँ पर किया जाता है। और इससे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। इट इज़ फ्री, पोल्यूशन फ्री है ये बिल्कुल। और देखिए आप भी बताओ थोड़ा था। बस इतना ही है। बिजली उत्पन्न होगी इससे। यस सर, बेनिफिट है। नाम? सुमित। अभिषेक। अमित। ठीक है, थैंक यू। कैमरामैन फोकस और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या नाम आपका? प्रीत सर। अंशु। हर्ष। क्लास? 9th क्लास के स्टूडेंट्स है। इनका क्या कुछ मॉडल है और किस बेनिफिट में काम आता है, क्या कुछ आप बताओगे थोड़ा एक्सप्लेन करके? स्मोक एब्जॉर्बिंग मशीन है सर। जैसे किसी घर में आग लग जाती है सर, तो वहाँ पर धुआं हो जाता है। कुछ लोगों को सर दम घुट जाता है सर धुएं में। ये धुएं को बाहर निकालने का काम आता है सर। ये अगर घर में धुआं मतलब इस प्रकार से हो जाता है तो में लगा देते हैं सर इसको। एग्जॉस्ट फैन होता है सर जैसे। अच्छा। ये धुआं को बाहर निकालता है सर। और हम इसको सर कहीं पर लेके भी जा सकते हैं सर, चला के ले जा सकते हैं। ये कार का भी काम करती है सर। अच्छा सर, कहीं पर भी आग लग जाए और वहाँ पर धुआं हो जाए। स्मोक एब्जॉर्बर मशीन। स्मोक एब्जॉर्बर मशीन। मशीन। ये जो धुआं वगैरह हो जाता है ना, तो
घर के अंदर ये उसको निकालने का काम करता है बहुत अच्छे से। आप भी बताओ थोड़ा। सर ये फ्यूचर में जैसे अब छोटे लेवल पे है, फ्यूचर में हम इसको बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं। जैसे फायर ब्रिगेड आती है, वो आग को बुझा के चली जाती है, तो जो धुआं रह जाता है वो धुएं को ये बाहर निकाल सकती है। ये बड़े लेवल पे कर सकते हैं हम इसको, और ये फ्यूचर में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत। नाम? हर्ष। अंशु। प्रीत। ठीक है, बहुत अच्छे से फोकस। और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं SCR स्कूल के। क्या नाम आपका? यस। यस। क्लास? 9th। क्रिश 9th। सौरभ 9th। सौरभ 9th। रुपेश 9th। विनीत 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, साइंस के स्टूडेंट्स हैं सभी। और आपने क्या कुछ ये मॉडल बना रखा है? ये देखिए भाई, सुएँ वगैरह टेकर खेलने में, तो किस डाल का मॉडल है? सारे यहीं बताओगे? बताओ भैया। जो आज के हमारी जनरेशन है उसमें ऑयल की बहुत कमी हो गई है, इसलिए आने वाले फ्यूचर में ऑयल की बजाय हम इसका यूज कर सकते हैं। किसका? इसके पानी के प्रेशर से हम पार्ट्स मूव करवा सकते हैं इसके, JCB के। पानी से ऑयल बनाना है? कैसे क्या? पानी से ऑयल नहीं सर, जैसे कि ऑयल हमारा ख़त्म होने को आ गया सर। अच्छा सर, आगे आने वाले फ्यूचर में सर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे पानी से सर प्रेशर बना के और बॉडी पार्ट्स इसके मूव करवाए जा सकते हैं सर, JCB के। अच्छा। आप? ये रोबोट बनाए हमने, ये वाइब्रेशन से चलते हैं। क्या ये रोबोट्स बनाए हैं। अच्छा। ये वाइब्रेशन से चलते हैं और ये क्या काम करते हैं? ये इनको मॉडिफाई करके हम कुछ भी इनसे काम करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा। कुछ भी काम जैसे कि ये इनसे इधर से उधर कुछ भी सामान लेके जाना, लेके आना। अच्छा अच्छा। हाँ। आप क्या चला रहे हैं? ये कार बनाई है हमने वेस्ट से, रिमोट बनाया किचन वेस्ट से। फिर ये कार और ये इसमें बैटरी रखी है, सेल होल्डर रखा है और मोटर लगा दी, टायर बनाया। ये चल रही है ऐसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। आप और बताइए। ये एक हाइड्रोलिक JCB इंजेक्शन से मूव करती है, वेस्टेज मटेरियल से। जैसे स्कूल में PVC कंस्ट्रक्शन चला, वहाँ से वेस्टेज से ली हुई है। अच्छा अच्छा। आप? सर हमने ये फिजिक्स की हेल्प से बनाया है सर। अगर हम यहाँ से किसी एक को मूव करेंगे, वाटर के प्रेशर से सर यहाँ पे मूव होगा, जिससे पूरी दिखाएं तो कुछ होगा नहीं? यस सर। कैमरामैन है साथ साथ, एक बार थोड़ा दिखाता रहिए, एक बार साथ में क्या कुछ करेंगे। ये देखिए, इन्होंने प्रेशर डाला इसके ऊपर और अब ये मूव हो गई। अब क्या कुछ होगा इसके बाद? सर ये पानी के प्रेशर से वर्क करती है। यस सर। देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा मॉडल दिखाया गया और सभी को सीख लेने चाहिए इससे। और कमेंट में ज़रूर बताइए किस प्रकार का इनको अच्छा लग रहा। थैंक यू सर हमारा ये ऐसे इंटरव्यू लेने के लिए, और ये हमारी हाइड्रोलिक JCB बनाई है सर। ठीक है, थैंक यू। ये देखिए इन्ना भाई हर्ट निकाल दिया बिल्कुल। आपको तो नहीं है हर्ट? ये आपका ही है? आपका ही हमारा। फिर कैसे जिंदा कैसे रह रहे हैं आप इसके बिना? ये ह्यूमन हर्ट, ये बॉडी के हर फंक्शन में ब्लड पहुंचाने का काम करता है। देखिए हार्ट का ये मॉडल दिखा रहे हैं, हार्ट के क्या कुछ यूज है और हार्ट में क्या कुछ इन्होंने लिख भी रखे हैं, कौन से क्या बताइए आप। पार्ट के नेम है ये। पार्ट्स के नेम बताइए। राइट वेंट्रिकल, ये सब पार्ट के नेम, वर्किंग भी है इसकी। दाया अलिंद और नीला, जो हिंदी में कहते हैं। हिंदी में बता दीजिए हमारे स्टूडेंट्स को। ये एक साइड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये आप वर्किंग है इसी में है साथ में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये इधर से आता है, राइट एट्रियम आता है और फिर ये लेफ्ट एट्रियम से होते हुए बाहर आ जाता है। अच्छा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और जो सर इसका कार्य बताएंगे, इसका जो हमारे शरीर में कार्य होता है वो होता है कि हमारे जो खून को हर अंग तक पहुंचाना। ठीक है। इसकी 3 लेयर होती हैं, जो इसकी आउटर लेयर है वो 3 होती हैं, और जो इसका साइज़ होता है वो जो हमारी केवल मुट्ठी के जितना होता है, जितनी हमारी मुट्ठी होती है सिर्फ मुट्ठी के जितना होता है। और जो इसका वज़न है केवल 300 से 450 ग्राम के बीच का होता है। और अगर हम इसकी फैक्ट की बात करें तो इसमें केवल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, पूरे एक दिन में 1 लाख बार, और पूरे साल में 3 करोड़ 7 लाख बार धड़कता है। और जब हमारी माँ के पेट में केवल 4 हफ्ते के होते हैं तो ये काम करना शुरू कर देता है। अगर 1 मिनट में 5.5 लीटर खून को पंप करता है। अच्छा। और अगर हम इसको बॉडी से बाहर रख दें तो ये खून को 30 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। अगर हार्ट डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? सर डैमेज होने के बाद तो फिर तो कुछ बचेगा नहीं, मौत ही हो जाएगी। और इसको एक फैक्ट है, अगर इसको ऑक्सीजन मिलता रहे, आदमी की डेथ होने के बाद ऑक्सीजन मिलता रहे तो ये जिंदा रहेगा।
वरना 4 से 6 घंटे में काम करना बंद कर जाए, यानी इसकी भी डेथ हो ये जाएगी। बिल्कुल बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने बताया। नाम पूछ लिया था मैंने सबसे, क्या नाम है? योगेश, क्लास +1। अभिषेक, क्लास 11th। नाम और क्लास? योगेश शर्मा, क्लास +1। दीपांशु, क्लास +1। ठीक है। फोकस और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूरे डिटेल में पूछेंगे किस प्रकार के मॉडल बना रखे हैं उन्होंने। स्टूडेंट्स, क्या नाम आपका? मेरा नाम साक्षी है। एंड आई एम निशु। क्लास +1 नॉन मेडिकल। +1 नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं। आपने आपके मॉडल के बारे में बताइए, किस प्रकार हमने हाइड्रो पावर प्लांट का एक मॉडल बनाया है। हाइड्रो पावर प्लांट में ऐसी फैसिलिटीज़ या फिर ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज़ किया जाता है जो पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी हम कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमारे घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, और जैसे कि हमने हमारे प्रोजेक्ट में दिखाया है इसे एक लाइट के थ्रू। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ये बाढ़ के रिस्क को रोकती है, कम करती है। और हम यहाँ से देख सकते हैं डैम से पानी आ रहा है पाइप के थ्रू जो कि टरबाइन पे गिर रहा है और उसको रोटेट कर रहा है। ये टरबाइन हमने जनरेटर से कनेक्ट किया है जो कि इस तरह गिर रहे पानी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है इससे, और बिल्कुल इन्होंने पानी के द्वारा। हाँ जी, पानी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। पानी से बिल्कुल। नाम स्टूडेंट आपका? क्रिश, क्लास 11th। अंकुश, क्लास 11th आर्ट। सौरभ, 9th क्लास। 9th क्लास से। तो 9th क्लास और 11th क्लास के स्टूडेंट है, इन्होंने क्या कुछ मॉडल बनाया है सारे कुछ हम पूछेंगे। क्या कुछ मॉडल है, साथ साथ आप एक तो बताता रहिए। कैमरामैन आगे आकर दिखाइए। बिल्कुल इन्होंने बना हमारा जो मॉडल है वो है मिक्स फार्मिंग। हमें किसानों को यह सूचना देना चाहते हैं कि आप हर बार एक ही फसल लगाने के बजाय आप हर बार अलग अलग फसल लगाएं। जैसे हर बार धान न लगाएं, क्योंकि इससे जो मिट्टी की उपजाऊ क्षमता होती है वह बिल्कुल नीचे गिर जाती है, इससे फसल भी नहीं होती। और अलग अलग बार लगाने से मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वह काफ़ी अच्छी उर्वरकता जो बनी रहती है। इसके द्वारा सरकार हमें सब्सिडी भी देती है। जैसे अगर आप 1 किलो नींबू लगाते हैं तो सरकार आपको 12,000 रुपये देगी, और अगर आप सरसों लगाते हैं तो 7,080 रुपये आपको सरकार प्रति एकड़ ज़मीन देगी। और इसके साथ साथ हमने यह भी शो किया है कि यहाँ पे हमने पशुपालन किया है, यहाँ पे भी किया है, और इनसे दूध से जो बने उत्पाद होते हैं उनको हम बेचकर अपने घर की आय है जो चला सकते हैं। और यहाँ पर हम जो फसल कटती है उसको यहाँ स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि मार्केट में जब अच्छे दाम आए तो हम इन्हें निकाल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने सारी बात इनसे नहीं पूछेंगे, बाकी भी स्टूडेंट हैं इनसे भी पूछेंगे। बिल्कुल स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये बताएंगे अच्छे से। क्या नाम आपका? एक तो अंकुश। क्या मॉडल आपका, ये बताइए। हमारा मॉडल है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग के बारे में। मिक्स में बनाया है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इसमें होता है कि हम जो कुछ सब्जी बोते हैं तो हम उसके अनुसार टेम्परेचर बनाते हैं। अच्छा। जैसे मई जून का महीने में हमें होता उगाना खीरा। हाँ बिल्कुल। खीरा ज़्यादा गर्मी में नहीं होता, तो हम पोलिया उसमें हम उसके अनुसार हम उसको सब्जी के अनुसार उसका वो करते हैं टेम्परेचर, जिससे वो सब्जी हो जाती है और हमें सब्जी मंडी में उसका अच्छा भाव मिलता है, जिससे हमारे। रबी और खरीफ फसल सुनी आपने, तो वो बता सकते हो कि क्या होता है रबी और खरीफ फसल? रबी होती है जो हम सर्दियों में बोते हैं, और जो होती है खरीफ होती है गर्मियों में। एग्जाम्पल खरीफ का होता है जैसे जीरी, बाजरा एक्सेट्रा। हाँ बिल्कुल। फिर आती है रबी में वीट होता है, गेहूँ, शुगर कैन होता है, गन्ना, चना आदि होते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने इनके मॉडल की बहुत अच्छी जानकारी दी और किसानों के हित के लिए है। दालमवाड़ा। सौरभ रेड्डू दालमवाड़ा गांव से ही है, और गांव गोया में है, स्कूल इसके अंदर है। तो क्या कुछ मॉडल आपका ये? मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग हम खेती के साथ पशुपालन कर सकते हैं, जैसे कि हम उनका दूध बेच सकते हैं, और उनका जो वेस्ट मटेरियल है उनसे हम बायोगैस बनती है जो हमारे घरों में काम आती है। बिल्कुल। और साथ में ये व्लॉगिंग भी करते हैं। क्या नाम आपके चैनल का? सौरभ 855 वाला। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपना चैनल है जितने भी दर्शक हैं मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे मुझको दे रहे आप हौसला, इस प्रकार इसको भी दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनका चैनल। एक बार और बोल दें। सौरभ 855 वाला। 855 वाला। बिल्कुल व्लॉगिंग दिखाया था बढ़िया बढ़िया, और आज इस इनके स्कूल में आए हुए थे और बढ़िया मॉडल बना रखे बिल्कुल, और देखने में मन लग रहा है बिल्कुल देखने में।